to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th January 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Bully by app case, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. It is also important from our syllabus paper 4 cyber security point of view. वैसे तो ये इस आर्टिकल को हमने पहले भी इस इशू को हमने पहले भी कवर किया था, लेकिन काफ़ी ब्रीफ में कवर किया था. बट सिंस देन दिस टॉपिक इज बीइंग कमिंग इन न्यूज़पेपर इन वन फॉर्म और द अदर अगेन एंड अगेन, तो इस कारण से मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हमें डिटेल में समझना चाहिए. मुझे लगता है अब तो इस पे इतना डिस्कशन हो चुका है कि दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड डायरेक्टली ऑल्सो इन अपकमिंग मेंस एग्जाम. तो देखते हैं बुली बाय ऐप केस को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा इस ओपन सोर्स पोर्टल गिटहब के बारे में. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि इसमें कोई भी अपना कंटेंट डाल सकता है, कोई भी इस पर पड़े हुए कंटेंट का इस्तेमाल कर सकता है. इसका मतलब ये है कि आप अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या अगर आपने कोई ऐप डेवलप किया है, तो आप इस गिटहब प्लेटफॉर्म पे इसको अपने ऐप को या सॉफ्टवेयर को डाल सकते हैं फ्रीली, और कोई भी उस यूजर उस पोर्टल पे जाकर के, इस प्लेटफॉर्म पे गिटहब पे जाकर के आपके ऐप को और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकता है. तो ये जो इस तरह के जो भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होते हैं वो इस आइडियाज़ पे बिल्ड होते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी नॉलेज है दैट शुड बी ओपन एंड शेयर्ड फ्रीली अक्रॉस द वर्ल्ड. तो आपने कोई ऐप बनाया, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, आप इस पर डालिए और कोई भी इसको फ्रीली इसका इस्तेमाल कर सकता है. अब हुआ क्या है, हाल फिलहाल में इस गिटहब ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऐप डाला गया बुली बाय ऐप नाम से. और जो बुली बाय ऐप है इसमें काफ़ी डेरोगेटरी कंटेंट्स डाले गए स्पेशली अगेंस्ट वुमेन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी. तो देखते हैं बुली बाय ऐप है क्या. इस बुली बाय ऐप पे मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ वुमेन के फोटो डाले गए इस तरीके के, और इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि दीज वुमेन आर फॉर ऑक्शन और फॉर सेल. ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट एन एक्चुअल ऑक्शन, सही सेंस में तो कोई सेल हो नहीं रही है, बट ये जो बुली बाय ऐप पे इन मुस्लिम वुमेन्स की जो फोटो डाली गई और बोला गया कि दे आर फॉर ऑक्शन, दे आर फॉर सेल, दिस वाज जस्ट टू डिमीन देम, ह्यूमिलिएट देम, टारगेट देम, इंटिमिडेट देम, डराने के लिए. अब अगर आप इन वुमेन को, खासकर जितने भी वुमेन जिनका इस बुली बाय ऐप पे इमेजेस डाला गया है और बोला गया दे आर परपोर्टेडली फॉर सेल, अगर आप इनका बैकग्राउंड देखें तो ऑफ कोर्स दे आर विमेन. फर्स्ट ऑफ ऑल दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी दैट इज इस्लामिक या मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर वेरी एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स, जर्नलिस्ट, और सबकी एक और खासियत रही है दे हैव बीन क्रिटिकल ऑफ करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज. तो ये सब कुछ कॉमन बैकग्राउंड है इन वुमेन की जिनको स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है विथ हेल्प ऑफ दिस बुली बाय ऐप. और ऐसा नहीं है कि बुली बाय ऐप पहला इस तरह का इवेंट है. इस तरह का इवेंट पिछले 6-8 महीने में एक बार और हो चुका था, एंड दैट वाज डन विथ सम डिफरेंट नेम, जिसका नाम था सली डील्स. तो लगभग 6 महीने पहले इस तरह का एक न्यूज़ निकल के आया था, सली डील्स, और वो उतना न्यूज़ में मीडिया में नहीं आया था. जब ये बुली बाय ऐप के सामने आया तो मैंने और स्टडी करने की कोशिश की कि क्या है ये सली एंड सली डील्स. देन आई केम टू नो, इवन आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस टर्म, but then I came to know that Sully is a derogatory slang used by right-wing या orthodox Hindus against Muslim women. और ये सली डील ऐप नाम का ऐप इसी तरीके से बुली बाय ऐप की तरह सली डील नाम का ऐप बनाया गया था. इसमें इस तरह का मैसेज दिया जाता था, योर सली डील ऑफ द डे. तब उसमें भी इस तरह की दिखाने की कोशिश की जाती थी कि दिस वुमेन आर फॉर सेल. अब सली डील ऐप के अगेंस्ट एक केस रजिस्टर हुआ था दिल्ली पुलिस के साथ, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसमें कुछ खास अरेस्ट नहीं किए, कुछ खास उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी नहीं. और शायद से यही एक मेन कारण है कि चूंकि सली डील में कुछ अरेस्ट हुए नहीं, कोई खास इम्पैक्ट हुआ नहीं परपोर्ट्रेटर्स को, और उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन हुआ नहीं, और इसी कारण से दे वर प्रॉम्प्टेड, दे वर इनकरेज्ड, एंड दैट इज वाई नाउ दे हैव कम अप विथ न्यू सच ऐप जिसका नाम है बुली बाय.
तो जरा ब्रीफली समझते हैं कि आखिर सली डील्स वाले केस में कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। तो सली डील वाले केस में जब केस रजिस्टर हुआ था दिल्ली पुलिस के साथ, तो दिल्ली पुलिस ने गिटहब से कुछ इन्फॉर्मेशंस मांगे थे, लेकिन गिटहब ने कोऑपरेट करने से रिफ्यूज कर दिया था, क्योंकि गिटहब पोर्टल पे ही ये सारे ऐप्स अपलोड हुए थे। तो गिटहब से इन्फॉर्मेशन मांगा कि क्या बताइए कि इस ऐप के क्रिएटर्स कौन लोग हैं, कब अपलोड किया गया, बट गिटहब देन एट दैट टाइम रिफ्यूज टू कोऑपरेट, क्लेमिंग इट इज नॉट एन इंडियन कंपनी, सो इट्स नॉट बाउंड बाय इंडियन लॉज और आईपीसी। तो फिर दिल्ली पुलिस ने जो इंडिया और यूएस के बीच की म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है उसका इस्तेमाल करके गिटहब से इंफॉर्मेशन निकालवाने की कोशिश की। देखिए, दो देशों के बीच में, जैसे इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हैं इंडिया और यूएस, या किसी भी दो देश के बीच में अगर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन होती है तो उस केस में वो दोनों ही देश एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, स्पेशली विथ रेस्पेक्ट टू सम ऑफेंडर्स ऑफ वन पर्टिकुलर कंट्री। जैसे इस पर्टिकुलर केस में इंडिया और यूएस के बीच में लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। तो हमारे यहाँ के जो ऑफेंडर्स हैं जिन्होंने ये सली डील ऐप बनाया है, तो उन ऑफेंडर्स का अगर इंफॉर्मेशन यूएस के पास है तो वो इंफॉर्मेशन यूएस हमारे साथ शेयर करेगा एज पर दिस अग्रीमेंट। तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट अग्रीमेंट या ट्रीटी का इस्तेमाल करके कोशिश की दिल्ली पुलिस ने गिटहब से इंफॉर्मेशन निकलवाने की, बट ये प्रोसेस भी काफी टाइम तक डिले हो गया और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा मामला अबैंडन कर दिया गया। एंड दिस इज व्हाई दीज बुली बाय ऐप क्रिएटर्स वेयर प्रॉम्प्टेड कि भाई कुछ नहीं होता है, अल्टीमेटली गिटहब पे अपलोड कर दो। देखो सली डील्स केस में भी कुछ नहीं हुआ था, एंड दैट इज व्हाई दे क्रिएटेड अ न्यू ऐप, बुली बाय ऐप। लेकिन इस बार मुंबई पुलिस ने काफी प्रॉम्प्टनेस दिखाया और मुंबई पुलिस ने तमाम जो वायलेटर्स थे उनको बहुत जल्दी, बहुत अर्ली कैच कर लिया। और ऐसा क्या हुआ, क्यों मुंबई पुलिस इतने जल्दी परपेट्रेटर्स को कैच कर पाई, साइबर अटैकर्स को कैच कर पाई? तो मुंबई पुलिस ने थोड़ा अलग अप्रोच लिया। मुंबई पुलिस रादर दैन टेक और सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम गिटहब, मुंबई पुलिस ने ट्विटर अकाउंट्स को ट्रेस किया। तो हुआ क्या कि देखिए, जैसे गिटहब तो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे तो कोडर्स वगैरह जाते हैं, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपर जाते हैं, आम जनता तो ज़्यादातर हमारे आपके ऐसे लोग जाते नहीं हैं। तो इस बुली बाय ऐप को आम जनता तक लाने के लिए, ताकि जो भी टारगेटेड वुमेन है उनको ज़्यादा इंटिमिडेट किया जा सके, उनको ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जा सके, इसके लिए ये बुली बाय ऐप को इन लोगों ने प्रमोट किया थ्रू ट्विटर ऑल्सो। ऑफ कोर्स एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाया गया और ट्विटर की मदद से इस बुली बाय ऐप को इन ट्विटर हैंडल्स पे प्रमोट किया गया। तो एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाया गया जट खालसा 07 नाम से, उस पर बुली बाय ऐप को प्रमोट किया गया कि भाई इस तरह का ऐप है, हियर दीज वुमेन आर फॉर ऑक्शन, फॉर सेल। और मुंबई पुलिस ने इसी ट्विटर अकाउंट से ही फिर इन परपेट्रेटर्स को ट्रेस किया थ्रू देयर आईपी एड्रेस। अकाउंट भले फेक था, लेकिन जिस आईपी एड्रेस से ये अकाउंट बनाया गया, जैसे जहां से ये हैंडल हो रहा था, फिर वहां से मुंबई पुलिस ने इनको साइबर अटैकर्स को ट्रैक किया। अब एक और ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो अकाउंट है दैट हैज बीन क्रिएटेड अंडर नेम ऑफ अ फेक सिख अकाउंट, जट खालसा, दिखाने की कोशिश है कि कुछ खालिस्तानी लोग हैं, सिख लोग हैं। तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी बात समझ आएगी कि दिस अटेम्प्ट, ये जो ट्विटर अकाउंट जिस नाम से बनाया गया, दिस कुड बी सीन एज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ कम्युनल डिसहार्मनी बिटवीन टू माइनॉरिटीज कम्युनिटी ऑफ आवर कंट्री, सिख्स एंड मुस्लिम्स। अब इस पर्टिकुलर इवेंट का हम अपने आंसर राइटिंग में, मेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइबर अटैक ऑन वुमेन। अगर वुमेन के ऊपर साइबर अटैक का सवाल आ जाए तो भी आप बुली बाय ऐप केस लिख सकते हैं। माइनॉरिटीज के ऊपर साइबर अटैक का केस आ जाए तो भी आप बुली बाय ऐप केस लिख सकते हैं। अगर पीपल हैविंग क्रिटिकल व्यू टू द गवर्नमेंट, देखिए सरकार को क्रिटिसाइज करना डेमोक्रेटिक फीचर के, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर का एक काफी क्रिटिकल एस्पेक्ट है। सारे लोग अगर सरकार की बस तारीफ ही करेंगे और फेवर में ही रहेंगे तो दैट माइट लीड टू अ काइंड ऑफ फासिस्ट टेंडेंसी इन द गवर्नमेंट, ऐसा पॉलिटिकल साइंस के अंदर थिंकर्स का मानना है। तो गवर्नमेंट शुड बी क्रिटिसाइज्ड ऑल्सो दैट कीप्स गवर्नमेंट अंडर चेक। तो क्रिटिकल व्यूज रखने वाले लोग भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, और क्रिटिकल व्यूज रखने वाले लोगों को इस तरीके से साइबर प्लेटफॉर्म पे टारगेट करना कुड बी सीन एज एन एग्जांपल ऑफ साइबर अटैक ऑन पीपल हैविंग क्रिटिकल व्यूज। साइबर परपेट्रेटर्स के लिए कौन कौन से लीगल प्रोविजंस हैं उनको भी कर देखते हैं जो इस पर्टिकुलर केस में एप्लीकेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 66E ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट
इट प्रेस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। उसके अलावा आईपीसी 354A फॉर सेक्सुअल हरासमेंट एंड 354C फॉर वॉयरिज्म ऑफ आईपीसी विल बी एप्लीकेबल इन दिस पर्टिकुलर केस, जिससे जो परपेट्रेटर्स हैं उनको 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। अब इस पे काफ़ी लोगों का काफ़ी डाइवर्जेंट ओपिनियन है। फॉर एग्जांपल जावेद अख्तर साहब को आप जानते होंगे, इज अ वेल नोन लिरिसिस्ट। ये कहते हैं कि देखिए जो बुली बाई ऐप केस के जो भी मास्टरमाइंड हैं, जो भी सो कॉल्ड अलीज्ड कन्विक्ट्स हैं, वो काफ़ी कम एज के, 18 से 21 साल की एज के। फॉर एग्जांपल अगर एक उसमें से आप अक्यूज्ड को लें, श्वेता सिंह नाम की अक्यूज्ड हैं, गर्ल ऑफ 18 ईयर, तो सी लॉस्ट बोथ हर पेरेंट्स, वन टू कैंसर अनदर टू कोरोना। और ऐसे लोगों के साथ हम सरकार को थोड़ा कंपैशन दिखाना चाहिए, और ऐसे लोगों को अगर सजा देंगे अभी से ही 3 से 5 साल तक की सजा, तो इनका पूरा करियर खराब हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। तो इनको एक बार वार्निंग देकर के छोड़ देने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात सही है, आप देखिए कि सली डील्स में कुछ खास स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ नहीं, एंड दैट लीड टू दिस बुली बाई ऐप। अगर बुली बाई ऐप केस में भी कुछ खास स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, देन इट माइट लीड टू मोर सच एक्शंस इन फ्यूचर। तो इस कारण से इसको रोकना बहुत जरूरी है। The next article is taken from international segment. It is about Thowite Glacier. This topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. Thowite Glacier. It is located in West Antarctica. अगर इसकी विड्थ देखी जाए तो जहाँ पे ये वाइडेस्ट है वहाँ पे इसकी विड्थ लगभग 120 किलोमीटर की है। इसकी साइज लगभग 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मीन्स इट्स क्वाइट बिग। और ये इतना बड़ा है कि अगर ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो पूरे दुनिया भर में जो सी लेवल है वो लगभग 0.5 मीटर तक राइज हो जाए, सी लेवल राइज। और 0.5 मीटर इज अ क्वाइट राइज इन सी लेवल, क्योंकि जो भी लो लाइंग कंट्री जैसे मालदीव्स या फिर जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इन पैसिफिक या कैरेबियन में, वो सब डूबने लगेंगे। इनफैक्ट जो भी बाकी जो मेजर कंट्री जैसे इंडिया भी, उनके जो कोस्टल एरियाज हैं वो सबमर्ज करने लगेंगे, इवन इफ देयर इज अ ओवरऑल राइज ऑफ 0.5 मीटर इन सी लेवल। तो इस कारण से थवाइट ग्लेशियर काफ़ी रिस्की है, क्योंकि जिस फास्ट पेस से ये मेल्ट हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सी लेवल राइज। इनफैक्ट हर साल ऑन एन एवरेज जो भी सी लेवल राइज होता है उसका अकेला 4% राइज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ थवाइट ग्लेशियर। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन सी लेवल राइज में काफ़ी ज़्यादा, और इसी कारण से दुनिया भर के अलग अलग जोग्राफर्स ने, जूलॉजिस्ट ने अमेरिका से, ब्रिटेन से मिल करके उन्होंने एक रिसर्च ग्रुप बनाई है जिसका नाम है थवाइट ग्लेशियर कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट, जिसमें वो लोग थवाइट ग्लेशियर की मेल्टिंग रेट को स्टडी करते हैं। हाल फिलहाल में इसी थवाइट ग्लेशियर कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट ने एक रिपोर्ट सबमिट किया जिसमें उन्होंने बताया है कि थवाइट ग्लेशियर इज मेल्टिंग एट मच फास्टर पेस एज एंटिसिपेटेड। तो जितना हम सोचते हैं, जितना हम समझते हैं, उससे काफ़ी तेज तरीके से ये थवाइट ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, और अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले 60-70 सालों में पूरी तरह से मेल्ट हो सकता है। And that can cause a huge catastrophe, huge devastation, and that is why it is also being dubbed as or called doomsday glacier. अभी ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए या जीएस ज्योग्राफी में भी ये सवाल आपसे कहीं पूछा जा सकता है ग्लेशियर के मेल्टिंग पे, कि ग्लेशियर की मेल्टिंग आखिर हम लोग मेजर कैसे करते हैं। तो देखिए, ग्लेशियर की मेल्टिंग को मेजर करने के लिए एक टर्म होता है ग्राउंड लाइन। ग्राउंड लाइन कैसा होता है कि जहाँ पे भी ग्लेशियर ग्राउंड को टच करता है उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग ग्राउंड लाइन। तो ये ग्लेशियर तो स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके का होगा, इसका ग्राउंड लाइन यहाँ पे होगा, धीरे धीरे मेल्ट करते 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 ये पीछे हटने लगा। तो जिस रेट से ग्राउंड लाइन पीछे बढ़ता है उसी रेट को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर। तो इस पर्टिकुलर केस में थवाइट ग्लेशियर का जो ग्राउंड लाइन का पीछे हटना है यानी कि रेट ऑफ मेल्टिंग है वो क्वाइट हाई है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको यहाँ पे दिए हुए हिंट्स का इस्तेमाल करना होगा। इसको देखिए, उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट प्रवासी भारतीय दिवस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंडियन डायस्पोरा। तो प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9 जनवरी। हमारे देश के अंदर हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। इट हैज़ बीन स्टार्टेड सिंस 2003। तो देखिए, 9 जनवरी यानी कि कल का दिन, संडे का दिन था। कई सारे जो मेरे नए फॉलोअर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि सर संडे को न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं आया। तो लेट मी टेल यू ऑल, जो भी मेरे नए फॉलोअर्स हैं, क्योंकि पुराने को तो पता है, संडे को मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं लाता हूँ। दैट डे आई टेक ऑल्सो आई टेक ब्रेक ऑन संडे। तो
मैं भी उस दिन ब्रेक लेता हूं, तो संडे को अगर कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती हैं जो संडे के अखबार में आएगा तो मैं उसको मंडे को कवर करता हूं, जस्ट लाइक दिस। जैसे संडे यानी कि कल 9 जनवरी को ये इंफॉर्मेशन आया प्रवासी भारतीय दिवस हमारे देश में मनाया गया, तो उसको मैं आज कवर कर रहा हूं। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है वो भी समझिए। जो भी हमारे प्रवासी भारतीय हैं यानी कि जो हमारे डायस्पोरा है, एक्सपर्ट्स हैं जो विदेशों में रह रहे हैं और हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है, उनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया, 2-3 दिनों पहले मैं बता रहा था कि इंडिया इज लार्जेस्ट अर्नर ऑफ रेमिटेंसेस। तो ये रेमिटेंसेस हमारे फॉरेक्स रिजर्व को ऑगमेंट करता है। तो कहीं ना कहीं प्रवासी ये डायस्पोरा का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। डायस्पोरा ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ अदर कंट्रीज इन फेवर ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल यूएस के अंदर जो इंडियन डायस्पोरा है वो यूएस की पॉलिटिक्स को कुछ हद तक सेव करते हैं इन अ फेवरेबल डायरेक्शन टू इंडिया। फॉर एग्जांपल सिविल न्यूक्लियर डील जो इंडिया यूएस के बीच में साइन हुई थी 2008 में, उसमें इंडियन डायस्पोरा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल देखा गया। तो उन तमाम इंडियन डायस्पोरास की कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हमने प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू किया। और 9 जनवरी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इसी दिन हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन को in 1915 महात्मा गांधी केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और आपको पता है कि महात्मा गांधी इज द ग्रेटेस्ट प्रवासी और द ग्रेटेस्ट डायस्पोरा, क्योंकि वो जब इंडिया आए तो ही वॉज ऑल्सो एन NRI। जब व्हेन ही केम टू इंडिया उसके बाद उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया एंड ही सिक्योर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो जिस दिन महात्मा गांधी इंडिया आए फ्रॉम साउथ अफ्रीका, उस दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस की तरह मनाते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल taken from national segment, it is about Fatima Sheikh and this topic is important from our syllabus paper 2 Indian history point of view. तो फातिमा शेख, she was an Indian educator and she was colleague of social reformers like Jyotiba Phule and Savitri Bai Phule. ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि She is considered to be the first Muslim woman educator. प्रीटी में आपसे इनसे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है। She started educating Dalit children in सावित्रीबाई फुले स्कूल। हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आया, क्यों आर्टिकल इनसे रिलेटेड आया? क्योंकि कल का दिन यानी कि 9 जनवरी was her birth anniversary. In fact 9 जनवरी 2022 was 191st birth anniversary of फातिमा शेख। अब है क्या, देखिए कि सोशल रिफॉर्मर्स तो हमें कई सारे हमने पढ़ रखे हैं, राजा राम मोहन राय, सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राइट। और मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर्स भी हमने कुछ देखे हैं, जैसे कि सर सैयद अहमद खान या फिर अली ब्रदर्स। लेकिन मुस्लिम वुमेन सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ ब्रिटिश एरा रेयरली आपने देखे होंगे। वहाँ पे अगर आप फातिमा शेख का नाम अगर मेंशन करते हैं मेंस में तो यू विल फेच गुड मार्क्स। The next article taken from Assam segment, it is about dairy development MOU. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखते हैं क्या है करंट न्यूज। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने असम सरकार के साथ एक MOU साइन किया है। इस MOU यानी कि इस एग्रीमेंट की मदद से एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी खोलेंगे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और असम सरकार मिल करके। इसमें टोटल 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसकी मदद से 10 लाख लीटर मिल्क प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी डेवलप की जाएगी और इसके लिए टोटल 6 प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे स्टेट असम के अंदर सेटअप किए जाएंगे नेक्स्ट 7 ईयर्स। उम्मीद है कि इससे लगभग 1,75,000 डेयरी फार्मर्स की इनकम में बढ़ोतरी होगी। तो अगर कभी आपसे मेंस में सवाल पूछे स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम टू ऑगमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर्स इन असम, वहां पे आप ये पर्टिकुलर MOU को मेंशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम सो मेनी अदर स्कीम्स लाइक अपार्ट एंड चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना, तमाम जो मैंने आपको पढ़ाया उसके अलावा आप ये पर्टिकुलर इवेंट भी मेंशन कर सकते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में भी जरा देख लेते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वॉज क्रिएटेड इन 1965 इन ऑर्डर टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। वर्गीज कुरियन साहब इसके पहले चेयरमैन थे। ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। मेन ऑब्जेक्टिव था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का कि जो गुजरात के अंदर अमूल सक्सेसफुल हुआ मिल्क प्रोडक्शन में, अमूल कोऑपरेटिव, उस तरह का कोऑपरेटिव पूरे इंडिया भर में सेटअप किया जाए। और National Dairy Development Board was quite successful in that. It was helpful in bringing white revolution in India in 1970, and that is how it transformed India from a milk deficient nation into world's largest milk producer that we are today.
कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ रशिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अर्मेनिया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? WTO की पर कैपिटा इनकम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. LDC की कैटेगराइजेशन यूनाइटेड नेशन से ली जाती है. तो सेकंड स्टेटमेंट का आंसर होगा ऑप्शन B2 ओनली. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.